आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून जी सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नहीं नहीं जी ओके ओके थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर कृतिका मिश्रा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। एलएलबी कब कंप्लीट किया आपने? सर मैंने LLB 2018 में कंप्लीट किया। सिविल जज बनने का सबसे पहले मन में आपके कब आया? सर जब मैं कॉलेज के 3rd ईयर में थी तब मेरे फादर मुझे एक जज से मिलाने के लिए लेकर गए थे और तब मैंने उनसे बात की थी। तब मैंने ये चीज़ डिसाइड किया था कि मुझे सिविल जज बनना है। उसके आपके बाद फादर जज से मिलाने लेके गए थे कि Yes. आपके व्यक्तिगत संबंध थे जज साहब से? सर वो मेरे फादर के जो एक ऑफिसर कलीग हैं उनके फ्रेंड थे। अच्छा तो हाँ, तो पापा को कुछ काम था, शायद कोई असाइनमेंट दिया गया था, तो पापा मुझे बोले थे कि चलो तुम भी मिल ले, बिकॉज आई वॉज परसुइंग लॉ। तो मैं सर पापा ने बोला कि चलो तुम भी मिल लेना। तो फिर मैं वहाँ गई थी उनसे मिलने, उनसे मेरी बातें, उनकी पर्सनालिटी देख के ही एक पहला दिमाग में ये चीज़ था कि आई कैन बी दिस। लेकिन ये थॉट इतना सीरियस नहीं था। ये सीरियस हुआ जब मैंने अपने कॉलेज सीनियर्स को भी देखा और मेरे कॉलेज में भी जब कुछ मूड कोर्ट इवेंट्स या कोई ऐसे इवेंट्स होते थे तो वहाँ पर हाई कोर्ट जस्टिसेस को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाता था। तो उनको जब हम सुनते थे, उनकी बातें सुनते थे, तो ये ग्रेजुअली धीरे धीरे ये एज अ गोल डेवलप होने लगा। एक जज में आप क्या महसूस करती हैं? क्या गुण होना चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए आपके अनुसार? सर सबसे पहले तो एक बहुत ही इंटीग्रिटी होनी चाहिए। मतलब उस चेयर के लिए सबसे पहली चीज़ है कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिंसियरिटी होनी चाहिए और ऑनेस्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कभी भी कोई भी बायस्ड डिसीजन ना लें। प्लस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे जो क्वालिटी लगती है वो होती है पेशेंस। तो हर मामले को पेशेंटली सुनना, दोनों पक्षों को सुनना और उसके बाद फिर एक कंक्लूजन पे अराइव करना, ना कि बहुत रेस्टलेस होकर कोई भी चीज़ डिसाइड कर लेना। तो मुझे ये लगता है आप कभी कोर्ट गई हैं? न्यायालय कोर्ट में गई हैं? कभी देखा है कोर्ट में? जी सर। कोर्ट की प्रोसीजर आपने देखी है कभी आंखों से कभी? जी सर, मैंने देखी है। किस प्रकार से रहता है? सर मैंने जो जज साहब हैं उनको तो बहुत ही काम बैठे हुए ही देखा है। वो सिर्फ उनको बस सुनते ही हुए देखा है। आर्ग्यूमेंट्स इतने ज़्यादा, जैसे हम पढ़ते हैं किताबों में कि प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, वैसे आर्ग्यूमेंट्स मैंने नहीं देखे हैं सर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कोर्ट प्रोसीडिंग्स अटेंड नहीं कर पाई हूँ। लेकिन मैंने गवाही वगैरह देखी है जो विटनेसेस की होती है। तो बहुत ही समरी मैनर में जो ऐसे उसको हाँ या ना में पूछा जाता है, जज साहब कोई सवाल पूछते हैं तुमने ये किया, और फिर उसके बाद वो डिसमिस, बहुत हाँ। ब्रीफ देखा है सर मैंने। यहाँ आप दो कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर रहे हैं कि मैंने देखा है लेकिन मैंने ब्रीफ देखा है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में देखा है? आपके ऊपर कोई केस चला था कि आप कोर्ट गई थी, कि आपने कोई नहीं। इंटर्नशिप करी थी? तो उसके बारे में आपने नहीं बताया। जी। आपने कोई इंटर्नशिप करी थी कि कोर्ट गई थी, कि केवल कैजुअली घूमने के हिसाब से कोर्ट गई थी? सर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप की थी। तो ये आपने बताया? सर कितने टाइम की इंटर्नशिप की थी? सर 1 मंथ से थोड़े कम, 20 to 25 डेज। उसको 2 महीने की इंटर्नशिप आपको बोलना है। इंटरव्यू आपको सुधार भी कर रहे हैं इंटरव्यू में, चूँकि आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप की थी तो वो आपको बताना है। चलिए सर। कोर्ट में आपने पीड़ित जो पक्ष देखा होगा, जो न्याय मांगने के लिए कोर्ट के समक्ष जाता है, तो वो आपने जब न्यायालय आप कक्ष में चैम्बर में गई तो कभी देखा उस पीड़ित को? सर फर्स्ट ईयर में जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया था इंटर्नशिप तब की तो बात नहीं है, लेकिन एक बार मैंने सेकेंड ईयर में दिल्ली हाई कोर्ट में इंटर्नशिप की थी। तो वहाँ पे एक छुट्टी के दिनों में लोक अदालत का प्रावधान, वहाँ पे लोक अदालतें लगती थी। वहाँ पर मैंने एक पीड़िता को देखा था जो कोई फैमिली मैटर था, वो कोई मेंटेनेंस लेने के लिए आई हुई थी अपने हस्बैंड से। तो वो मामला जब डिस्पोज हो रहा था, वहाँ पर मैंने देखा कि वो अपने सारे ऑर्नामेंट्स वगैरह भी उनके पेश किए गए थे कोर्ट में, और वहाँ पर मैंने हेल्पलेसनेस देखी थी विक्टिम की जो होती है। तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुझे
उस चीज़ ने प्रभावित किया। लोक अदालत के बारे में जैसा आपने जिक्र किया, लोक अदालत आप समझती हैं, लोक अदालत के बारे में बताइए थोड़ा डिटेल्स में, आप जितना बता सकते हैं। लोक अदालत क्या होती है? सर, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा अभी सफिशिएंट नहीं है कि हर मैटर को बहुत स्विफ्टली डिस्पोज कर पाए, तो लोक अदालत का प्रावधान किया गया है जिसमें फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, तो उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रहेंगे वो रिटायर्ड जजेस होते हैं, और ऐसे भी जो रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स रहते हैं वो भी वहाँ पर प्रिसाइड करते हैं, ताकि मामलों का बहुत जल्दी निपटारा हो, क्योंकि लीगल एड जो प्रोवाइड करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हाई कोर्ट। मैं इसमें इंटरप्ट करना चाहूँगा। सर ने पूछा लोक अदालत, तो आप तो पहले लोक अदालत का कंसेप्ट बताइए क्या होता है। पीपल्स कोर्ट सर, लोगों के लिए। तो इस एडीआर से कहीं रिलेटेड है? यस, देन सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी जो है वो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात करता है, और मतलब सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट। तो उसमें बहुत सारे कुछ तरीके दिए हुए हैं जिससे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया जा सकता है पार्टीज़ के द्वारा, क्योंकि अगर इनिशियल लेवल पे ही सेटलमेंट हो जाए तो हमको इतना ज़्यादा बर्डन नहीं करना पड़ेगा कोर्ट्स को, और रिलीफ भी मिल जाएगी पार्टीज़ को। तो इसलिए आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन और उसके साथ वहाँ पर लोक अदालत का भी प्रावधान है। अच्छा, ये आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन में डिफरेंस क्या है? सर, आर्बिट्रेशन में एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है और वो दोनों पार्टीज़ को आपस में डायलॉग करा के एक कंक्लूजन पे या जो रिलीफ है वो प्रोवाइड की जाती है। कंसिलिएशन में सर मुझे कंसिलिएशन के बारे में जिनेवा कन्वेंशन और न्यूयॉर्क कन्वेंशन अगर आप एडीआर के ऊपर पढ़ते हैं तो एडीआर में मीडिएशन से रिलेटेड पुराना कन्वेंशन था जिनेवा कन्वेंशन, जिसमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता था, आर्बिट्रेटर का अवार्ड पारित होता था। तो एक तरह से ये क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग ही थी। कंसिलिएशन का मतलब होता है कि 2 या 3 पार्टी दोनों पक्षकारों के पास आए और उनको एक समझौते के ऊपर लेकर आने का प्रयास करें। ये न्यूयॉर्क कन्वेंशन के बाद एडीआर में चालू किया गया, और आजकल इसको हमने और इंडिया में डेवलप किया गया है एज ए कम्युनिटी काउंसलिंग के तौर पर। ठीक है, कंसलेशन करवाना, एक इस तरीके के कम्युनिटी काउंसलर्स को अपॉइंट करना, खासतौर पर फैमिली मैटर्स पे, जो दोनों पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर समझौता करवाए। दिस इज कंसलिएशन। आर्बिट्रेशन में आपको दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक निर्णय देना, एक एडजुडिकेशन देना, दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन। कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में आपने सुना है, जैसा आपने बताया लोक अदालत में मामले निपटारे डिस्पोज किए जाते हैं, तो नॉन कंपाउंडेबल मामले का भी निराकरण होता है लोक अदालत में? सर, नॉन कंपाउंडेबल मामलों को नहीं किया जा सकता डिस्पोज ऑफ। आप कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल आप बताइए किस प्रकार के मामले? सर, सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी में कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की बात की गई है। तो वहाँ पर जो पहला प्रोविज़न है, जो पहला उसका पार्ट है, वो कहता है कि जब कोर्ट की परमिशन के बिना भी हम कुछ ऐसे ऑफेंसेस लिस्टेड हैं जो कोर्ट की परमिशन के बिना भी कंपाउंड किए जा सकते हैं, और उसके सेकंड पार्ट में कुछ ऐसे ऑफेंसेस लिस्टेड हैं जिसके लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी। तो कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टीज़ ने समझौता कर लिया है, और उसके बाद उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि जो दोषी है वो अक्विट माना जाता है कंपाउंडिंग के बाद। नहीं, एक व्यक्ति है, ए नामक व्यक्ति, जी, बी से उसका झगड़ा होता है, बी नामक व्यक्ति ए नामक व्यक्ति में एक चांटा मारता है और उसके साथ में गाली गलौज करता है, तो उसके ऊपर कौन कौन से सेक्शंस अधिरूपित किए जाएंगे? FIR उसके किस सेक्शन में होगी, और उसके संबंध में आप IPC की कौन सी धारा में जो FIR होगी, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा, कोर्ट में किस प्रकार से जाएगा, आप बता सकते हो किन किन सेक्शनों में FIR होगी? चाटा मारा है, चाटा मारा है, असली गाली दी है, रास्ता रोका है उसका, और 3 लोगों ने जिक्र किया है एक व्यक्ति के साथ में। सर उसने हर्ट कॉज किया है अगर उसने चाटा मारा है। क्या उसके पास सबसे पहले उसका क्या करना है? उसने अगर गाली गलौज की है, तो अगर उसने पब्लिक प्लेस पे गाली गलौज की है और उससे उस सामने वाले इंसान को अनॉयंस हुआ है, तो 294 का अपराध किया है उसने। उसके बाद उसने चाटा मारा है
चाटा मारा है तो 323 ऑफ इंडियन पिनल कोड। और अगर उसने जान से मारने की भी धमकी दी है तो फिर हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अच्छा, अब एक व्यक्ति केवल एक चांटा मारता है जी। तो अब उसका फिर उसके बाद वो थाने में FIR रजिस्टर कराने जाता है, वो थाने में जाता है तो उसकी क्या उसकी FIR लिखी जाएगी? चांटा दिया है, केवल चांटा दे करके चला गया है और कुछ नहीं किया है। सर FIR तो लिखी जानी चाहिए लिखी जानी चाहिए कि लिखी जाएगी? सर, क्योंकि मैं प्रश्न का बिल्कुल क्योंकि जवाब नहीं, लिखी जानी चाहिए कि लिखी जाएगी? लिखी जाएगी सर। लिखी जाएगी। क्यों? FIR किन मामलों में लिखी जाती है? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सर, कोई भी ऑफेंसेस में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो रिपोर्ट लिखी जाती है उनको FIR कहा जाता है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल में जो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है वो पुलिस तो रिपोर्ट दर्ज करती ही है सर। केवल FIR की बात हो रही है यहाँ पर। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस FIR किस सेक्शन में आती है? 154 ऑफ CRPC। हाँ, तो 154 की अपन जो है इसमें डिस्कस कर रहे हैं। 154 क्या कहता है, पूरा बताइए। सर, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो पुलिस के पास जाके हम उसका रिपोर्ट करवा सकते हैं और उस पुलिस को सारी बातों को एक डायरी में नोट करना पड़ेगा, रजिस्टर कोई करना भी व्यक्ति पड़ेगा। जैसा आपने बताया, बिल्कुल रिलैक्स आप बताइए कि बिल्कुल आराम से relax। आप थाने गए, जी। थाने पर जा कर के एक व्यक्ति पीड़ित है, अभी अपन सिंपल सा बात कर रहे हैं कि उसके साथ मारपीट की है, उसे अश्लील गालियाँ दी हैं पब्लिक प्लेस पर, उसका रास्ता रोका है, जान से मारने की धमकी दी है, ठीक है। और अब जाता है तो सबसे पहले जा कर के वो थाने में गया, थाने में किस प्रकार से वो रिपोर्ट लिखाया जाएगा, अगर वो रिपोर्ट नहीं लिखते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, उस पीड़ित व्यक्ति को रिपोर्ट लिखने के बाद फिर क्या करना चाहिए, या घर बैठना चाहिए, या उसको लीगली रूप से किस प्रकार से अलर्ट रहना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, आप पूरा प्रोसीजर। सर, सबसे पहले तो वो अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएगा और वहाँ पर वो रिपोर्ट लिखवाएगा। अगर जो पुलिस ऑफिसर है वो रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है तो उसके पास ये रेमेडी है कि वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास एक रिटन कंप्लेंट भेज सकता है और बाय पोस्ट, और वहाँ पर वो कंप्लेंट कर सकता है इस बारे में कि मेरी रिपोर्ट लिखने से पुलिस ऑफिसर ने मना किया है। और दूसरी चीज़ है कि अगर वो in case the superintendent of police also did not pay attention to the complaint or did not provide adequate relief, तो उस सिचुएशन में वो एज अ कंप्लेंट डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी कर सकता है, जो पीड़ित व्यक्ति है वो। रिपोर्ट किस प्रकार से लिखाते हैं थाने में? रिपोर्ट कभी थाने में इंटर्नशिप की है? नहीं सर। FIR की कॉपी देखी है? जी सर। FIR कॉपी सबसे ऊपर क्या हेडिंग क्या रहती है? सॉरी सर, आई कैन नॉट डिस्टिंक्टली रिमेंबर राइट नाउ, लेकिन हमें कुछ फाइल्स कभी दी जाती थी रीड करने के लिए, तो उसमें एक FIR कभी कुछ पूरे FIR में कुछ ऐसी चीज़ जो लिखी जाती है? सर उसमें अपने उसमें जो भी घटना घटी है या फिर जो भी बातें रिपोर्ट की जाती है उसको पुलिस अपने लैंग्वेज में वो बातें लिखी हुई रहती है, वर्ड क्या उसमें आईओ का नाम लिखा जाता है? यस जी सर। आईओ का नाम लिखा जाता है उसमें, जी सर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का? हाँ सर मैं सॉरी सर, मैं ऐसा रिकॉल नहीं कर पा रही। इन्वेस्टिगेशन आप में टेंस कहाँ मत से दीजिए, हुआ? बहुत रिलैक्स उसमें दीजिए। मेरा कहने का आशय ये है कि एक गांव का व्यक्ति है, वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, वो अपनी FIR किस प्रकार से लिखाएगा, और एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, वो व्यक्ति अपनी FIR किस प्रकार से लिखा सकता है, उसके पास किस प्रकार से, हमारा ये कहना है लिखित में दे सकता है या ओरली लिखा सकता है, इसके संबंध में आप बताएं। सर अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो जो भी बातें बता सकता है या वो लिखित में भी दे सकता है, लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो उसके लिए एक स्पेशल एजुकेटर या इंटरप्रेटर होना चाहिए जो उसकी बातों को समझकर बता सके। और ये जो प्रोसीडिंग है ये वीडियोग्राफ भी की जा सकती है और इसके बाद फिर इस तरीके से FIR लिखा है। FIR को कुछ कंप्यूटराइज करने के बारे में प्रोविजन है क्या आजकल MP में? जी सर। FIR कंप्यूटराइज कॉपी में रहेगी, सर्टिफाइड कॉपी रहेगी, ऐसा कोई प्रोविजन है MP में क्या?
सर प्रोविज़न तो हाँ, मतलब डिजिटलाइज करने की बात तो की गई है। जब से ये सारा कोर्ट प्रोसीडिंग्स और ये सारे मैटर्स जब से डिजिटलाइज हो रहे हैं, तो ये भी चीज़ है कि इन चीज़ों को भी डिजिटलाइज करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आपने कही वीडियोग्राफ की जा सकेगी, हाँ की जा सकेगी या की जाएगी? इट शैल बी वीडियोग्राफ्ड। इट शैल बी, यस मतलब की जाएगी। जी। अच्छा, उससे पीड़ित व्यक्ति के साइन भी होंगे क्या एफआईआर में? सर नहीं सर, साइन नहीं होंगे। साइन नहीं होंगे? नहीं। एफआईआर की कॉपी उसको दी जाएगी क्या, जिसने हाँ। एफआईआर लिखाई है? जी। अच्छा, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है एफआईआर की? सर एफआईआर को एज अ कोरॉबरेशन, ये सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं होता है, तो इसकी कोरॉबरेटिव वैल्यू होती है। इसको कोरॉबरेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है अंडर सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। लेकिन सिर्फ एफआईआर के बेसिस पे कभी भी सोल कन्विक्शन नहीं हो सकता। It means you are saying that it is not a substantive piece of यस, evidence. इट इज़ नॉट अ सब्सटैंटिव एविडेंस। एफआईआर लिखाने के बाद सीआरपीसी में क्या प्रावधान है? ये सब ये आपने बताया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसमें साइन करेगा, वो लेकर के क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा, किससे बात करेगा, एफआईआर लिखने के लिखवाने बाद के भी क्या लिए क्या क्या है प्रक्रिया? एफआईआर लिखवाने के बाद की प्रोसीजर बताइए। सर अब ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो मैटर को इन्वेस्टिगेट करे। तो वो जैसे कि इंसिडेंट बताया गया है एफआईआर में कि इस जगह पे ये चीज़ें हुई थी, ये घटनाएं हुई थी, तो वो उस जगह पे जाके लोगों को वहाँ पर जो कि उसको लगता है कि इस फैक्ट से वेल अक्वेंटेड है, उन लोगों को जाकर एग्जामिन करेगा, उन लोगों से सवाल किस जवाब धारा में, करेगा। किस सेक्शन में? 161 ऑफ सीआरपीसी। फिर और क्या करेगा साथ में? वो वहाँ पर वहाँ के रेस्पेक्ट, हाँ सर, और अगर कोई ऐसा आर्टिकल है जो सीज करना है या कोई ऐसी चीज़ें करनी है, तो वो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान करेगा, सीजर रिपोर्ट वगैरह प्रिपेयर करेगा और उसमें जो वहाँ के रेस्पेक्टेबल इन्हेबिटेंट्स हैं उनका सिग्नेचर लेगा, और उसके बाद जाके वो एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके 173 के अंदर कोर्ट को सबमिट करेगा, जिसे चार्जशीट भी कहा जाता है। तो 173 में चालान, जैसे चार्जशीट आपने बताया, कोर्ट में फाइल करेगा, जी। और जिसने रिपोर्ट कराई है, क्या जैसे आपने बताया कि एफआईआर की कॉपी तो उसको दी जाएगी, श्योर हैं आप? यस। उसके बाद 173 में वो अपना चालान पेश करता है जी। पुलिस ऑफिसर, और तो पीड़ित को भी उसमें देने का प्रावधान है क्या? चालान की कॉपी? चालान की कॉपी नहीं। अच्छा, चालान की कॉपी दे दीजिए, अभी अपना सिंपली ऑफेंस चल रहा है ये, उसके बाद फिर कोर्ट में क्या आगे क्या होगा? चालान कोर्ट में पहुंच गया, जी। फिर उसके बाद फरियादी जो पीड़ित है, कंप्लेंट है, उसको कैसे पता चलेगा? उसके संबंध में कोई प्रावधान सीआरपीसी में है क्या? आपको ध्यान आ रहा है क्या? सर मजिस्ट्रेट उसके बाद कॉग्निजेंस लेगा मैटर का 190 के अंदर, कितने में? 190B ठीक ऑन है। अ पुलिस रिपोर्ट। संज्ञान क्या है? कॉग्निजेंस का मतलब क्या क्या होता है? है? कॉग्निजेंस का मतलब टू ब्रिंग इन टू द नॉलेज ऑफ द कोर्ट और द मजिस्ट्रेट। तो नॉलेज में आने के बाद क्या करेगा कोर्ट? सर उसके बाद प्रोसेसेस वगैरह इशू किए जाएंगे, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट होगा सेक्शन 200 के अंदर। 200? यस सर। श्योर? श्योर? सर एग्जामिनेशन के बाद सर बिल्कुल आप घबराइए मत, बिल्कुल आप नॉर्मल Relax. रिलैक्स। यस। आपने रिपोर्ट लिखाई, रिपोर्ट लिखाने के बाद आपका ठीक है, पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया मामले को, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 173 में चालान पेश कर दिया। चालान पेश करने के बाद संज्ञान ले लिया जज साहब ने। संज्ञान लेने के बाद अब आपको सोचना है कि अगली प्रोसीजर क्या होगी। अरेस्ट। डायरेक्ट किसको अरेस्ट करोगे? सर डिपेंड्स कि ऑफेंस कैसा है, अगर कॉग्निजेबल है तो विदाउट वारंट तो हो सकता है, लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो जिस भी सस्पिशियस इंसान है उसका अरेस्ट होगा। तो वो तो पुलिस वाले ही कर लेता, कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो नहीं हाँ करता हाँ है। कर लेता
जज साहब देंगे अरेस्ट करने का ऑर्डर? अभी मान के चलिए हम आपको और सरल किए देते हैं, बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या है? सर बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि जो 2 ईयर्स से कम के जो पनिशेबल बेल लेवल ऑफेंस का सामान जिसमें बेल होना राइट होती है। जी। तो उसमें पुलिस अधिकारी उसकी बेल लेगा, मैंडेटरी है। मैंडेटरी हो गई। बेल लेने के बाद उसके जमानत पे छोड़ दिया और उसको सूचना देंगे कि भैया फलाने दिनांक को तुम्हारा चालान पेश करना है, 173 में चालान पेश कर दिया। अब उसके बाद वो अपनी रेगुलर जमानत कराने के बाद कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में संज्ञान ले लिया। इस संज्ञान के बाद आप नेक्स्ट स्टेप बताइए। चलो आपकी जो अरेस्ट वाली प्रॉब्लम जो थी ना, प्रॉब्लम के अरेस्ट कब होगा वो समाप्त कर दी, बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कोर्ट में? सर, अगर कोर्ट को लगता है कि इस मैटर में हमें और इंक्वायरी करने की ज़रूरत है तो इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन कर सकता है कोर्ट सेक्शन 202 के अंदर। तो वहाँ पर प्रोसेसेस इशू नहीं की जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि प्रोसेसेस इशू किए जाते हैं। प्रोसेसेस इशू करने का मतलब होता है कि लोगों को बुलाना, समन्स वगैरह इशू करना, और ट्रायल की शुरुआत करने के पहले का जो स्टेप होता है। और भी सरल कर रहे हैं आपके लिए कि वो व्यक्ति जिसके खिलाफ चालान पेश किया गया है, अभियुक्त न्यायालय में पहुंच गया, कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, उसके बाद कोर्ट फिर क्या करेगा? उस व्यक्ति से क्या कहेगा, क्या पूछेगा उससे? एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड पर्सन अंडर सेक्शन 313 ऑफ CRPC। आप बहुत आगे जा रही हैं। पहले वो तो लास्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट उस पर आरोप चार्ज लगाएगा कि नहीं लगाएगा? चार्ज फ्रेमिंग कब होती है? सर हाँ सर, पहले तो एक व्यक्ति के खिलाफ चालान कोर्ट में पहुंच गया, संज्ञान ले लिया जज साहब ने, संज्ञान लेने के बाद फिर आरोप प्रेषित होगा। आरोप लगाएगा कि आपने फलाने दिनांक को फलाने व्यक्ति के साथ इतने बजे, दिन के 12 बजे रास्ता रोक करके उसको शारीरिक उपैती की, एक थप्पड़ मारा या लाठी मारी, इस तरह से चार्ज उसको पढ़ करके लगाया, दुरुपयोग किए जाएंगे, पढ़ करके सुनाए जाएंगे। फिर उसके बाद वो व्यक्ति चार्ज को अस्वीकार करता है। अगर स्वीकार कर लेता है तब तो उसको सजा की, अब आपको ध्यान आ रहा है? हाँ सर। उसके बाद फिर क्या होगा? आरोप लग गया, वो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस किए जाएंगे। उसके बाद वो व्यक्ति चार्ज से इनकार करता है। हाँ, फिर आई क्लेम टू बी ट्राइड, अगर वो ऐसी बात करता है तो फिर उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा 313 के अंदर। फिर एग्जामिनेशन होगा। आप नहीं सर, 313 में उसके एग्जामिनेशन किया गया और उसमें उसने बोला कि आई क्लेम टू बी ट्राइड। कथन दिए जाएंगे ना, 313 का तो कथन होंगे। हाँ, CRPC को जैसे जैसे सेक्शन है वैसे वैसे अपने दिमाग में कॉल कीजिए। चार्ज फ्रेम होते फिर ट्रायल चलती है। सर एक डिस्चार्ज, ट्रायल के क्या स्टेप होते हैं? सर एक तो चार्ज फ्रेमिंग के बाद ये भी ऑप्शन होता है कि अगर वहाँ पर कोई रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं लग रहा है कोर्ट को तो उस व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हाँ ठीक है, अगर आप कोर्ट को लगता है, हाँ, बिल्कुल आपसे सहमत हैं हम, कोर्ट को लगता है कि ये मामला पुलिस ने असत्य पाया है और जो डिस्चार्ज कर सकता है, चलो। लेकिन कोर्ट ने पाया कि जैसे इस तरह से मेडिकल भी है और उसके 2 लोग बोल भी रहे हैं सुलभ साक्षी के, हाँ इन्होंने लाठी से मारा या चाकू मारा या थप्पड़ मारा, जितना भी है कोर्ट मानता है चार्ज। फिर उसके बाद उस चालान में जो भी साक्षी हैं जिन बताया कि 161 में उनसे बयान लिए, तो 161 में जो बयान लिए थे उनमें जिनके बयान लिए गए थे उनके हस्ताक्षर होंगे क्या? नहीं। ठीक है, उसके जितने 2-4 साक्षियों के बयान लिए गए, अब उन साक्षियों को आहूत करेगा, तो उनको बुलाने के लिए CRPC में कहाँ प्रावधान है? साक्षियों को बुलाने के लिए क्या क्या प्रावधान है, कहाँ पर प्रावधान है दंड प्रक्रिया संहिता में? सर प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस जी लिए जाएंगे। किस सेक्शन में उनके संबंध में क्या? सबसे पहले वारंट जारी हो जाएगा, सम्मन्स जारी होगा। सम्मन्स क्या है, वारंट क्या है? सम्मन्स CRPC में सम्मन्स किस सेक्शन में डिफाइन है? समन्स तो डिफाइंड नहीं है सर, समन्स केस। समन डिफाइन नहीं है, सिर्फ बेरेट निकाल लो। सिर्फ बेरेट भी देख, आजकल दे रहे हो बेरेट, आप फोन में अपना सर बेरेट मैं देख फ़ोन सकते वहाँ रख के। ठीक है, समन का प्रारूप बताया गया है कहीं पर?
पीछे दिया है समन का प्रारूप नहीं बताया सीआरपीसी के पीछे। समन का प्रारूप कोड में कहीं पर बताया गया है। सेकंड शेड्यूल। व्हाट इज सेक्शन 61? यस सर, फॉर्म What ऑफ is it? समन्स। यस सर, फॉर्म ऑफ समन्स। व्हाट इज इट? टू कॉपीज यस समन्स जो है वो टू होता क्या है पहले तो समन ये बता। समन्स का मतलब होता है सर, इट्स अ फॉर्मल प्रोसेस जहाँ पर विटनेसेस को बुलाया जाता है कोर्ट के सामने अपीयर होने के लिए। Then how will you differentiate between summons and warrant? वारंट इज एसेंशियली And what will be the further situation when any person to whom that summons or warrant had been issued is not has been presented or will not appear in front of court? सर वारंट इज अ प्रोसीजर व्हाइल अ कोर्ट सीक्स टू अरेस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। तो वारंट का पर्पस होता है टू अरेस्ट दैट पर्सन एंड ब्रिंग बिफोर द कोर्ट। और अगर वारंट भी नाकामयाब हो जाता है, अगर वारंट से भी उस इंसान का अरेस्ट नहीं हो सकता, तो उस सिचुएशन में कोर्ट के पास एक ऑप्शन है कि वहाँ पर प्रोक्लेमेशन इशू किया जाएगा सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी के अंदर। What is proclamation? Proclamation is a public order where it is publicly proclaimed that किसी भी conspicuous part of the court house में या फिर किसी भी सिटी के conspicuous part में ये या फिर किसी newspaper daily Okay, newspaper। leave it. Tell me, how will you differentiate between institution of suit and cognizance of matter? Institution of a matter and cognizance of a matter. मामले का संस्थगित किया जाना और मामले का संज्ञान लेना। Cognizance is taken by the court। और इंस्टीट्यूशन तो सर एफआईआर जब हमने फाइल की तो उसी स्टेज को इंस्टीट्यूशन, जब चार्जशीट प्रेजेंट की गई उस इंस्टीट्यूट मामला कहाँ होता है? कोर्ट में होता है, कोर्ट थाने में होता है? कोर्ट में होता है सर। जो सब जब चार्जशीट प्रेजेंट की गई है तो दैट इज इंस्टीट्यूशन, when it comes to the knowledge of the magistrate it's cognizance। You should always to be clear about your answer. Tell me, how will you differentiate between these two? सर एक बार प्रक्रिया में इनको बता दीजिएगा, इसके बाद में आपको हम इसका आंसर भी बताएंगे, आप जहाँ जहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। आप बिल्कुल रिलैक्स हो करके तनाव में आ रही हैं, है ना, तनाव में आ सोचें। रही हैं। आपका जो क्वेश्चन चल रहे हैं आईपीसी का भी हम ले रहे हैं, सीआरपीसी ले रहे हैं। उसके बाद आपने चलो हम समन्स के द्वारा बुला लिया गया वो व्यक्ति, उसके बाद एक व्यक्ति ने देखा ए नामक व्यक्ति के साथ मारपीट की, तो पहले तो ए नामक व्यक्ति को कोर्ट ने बुला लिया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो वो अपनी बात बताने लगा। उसके साथ में बी नामक व्यक्ति भी देख रहा था, सी नामक व्यक्ति को देख रहा था कि इसको डी नामक व्यक्ति मार रहा था या उसके साथ जो भी अपराध कर रहा था। इन सबको एक बयान देने के लिए कोर्ट में बुला लेने समन्स से वो व्यक्ति आ गए। अब उनका परीक्षण होने लगा है कोर्ट में। तो कोर्ट में जब परीक्षण होगा, अब आप एविडेंस की तरफ जा रहे हैं, किस सेक्शन में साक्षी का मुख्य परीक्षण होता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में किसी साक्षी का मुख्य परीक्षण मेन होता है? एग्जामिनेशन सेक्शन 137 Yes. ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। उसके बाद क्या क्रम है? सर पहले मुख्य परीक्षा, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है बाय द एडवर्स पार्टी, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट की परमिशन से री एग्जामिनेशन किया जाता गुड। है। एग्जामिनेशन का जो चीफ एग्जामिनेशन है उसका क्या प्रावधान है, किस प्रकार से किया जाएंगे उसका चीफ एग्जामिनेशन? सर जिस पार्टी ने उस विटनेस को बुलाया है उसी पार्टी वही एडवोकेट जो है उस विटनेस का सर जो इंट्रोडक्टरी मैटर होता क्या है। लीडिंग क्वेश्चन मुख्य परीक्षण चीफ एग्जामिनेशन में किए जा सकते हैं? नहीं सर, लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं? लीडिंग क्वेश्चंस का प्रावधान सेक्शन 141 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है। लीडिंग क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि जब हम किसी पार्टी से किसी विटनेस से लीडिंग क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे अनुसार आंसर करे। द क्वेश्चन सजेस्टिंग एन आंसर इज नोन एज लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में की जा सकती है। मेन जो एग्जामिनेशन होता है उसमें लीडिंग क्वेश्चन नहीं किया जा क्रॉस एग्जामिनेशन डिफेंस करता है, प्रतिपरीक्षण उसका सकता। यस, बचाव पक्ष करता है। तो जो प्रोसिक्यूशन है तो वो क्या लीडिंग क्वेश्चन करेगा ही नहीं अपने साक्षी से,
ये करेगा तो किस सेक्शन में करेगा, कहाँ प्रावधान है उसका? यदि प्रावधान नहीं है तो क्या करेगा ही नहीं, अगर करेगा तो किस सेक्शन में करेगा? सर कोई ऐसे मैटर्स हैं जो इंट्रोडक्टरी नेचर के हैं, या सर इससे रिलेटेड एक प्रोविजन है इंडियन एविडेंस एक्ट में, राइट नाउ आई एम नॉट एबल थोड़ा टू। सा और आगे जाइए। जब सर कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन? कोई साक्षी जो पक्षकार या अभियोजन अपने साक्षी को बुलाता है, आपने कहा उससे लीडिंग क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे, राइट, लीडिंग क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे सामान्यतः। लेकिन क्या मुख्य परीक्षण में एग्जामिनेशन चीफ में कभी भी लीडिंग क्वेश्चन नहीं होंगे, या लीडिंग क्वेश्चन होंगे तो किस प्रावधान के तहत? एविडेंस एक्ट में कौन सा प्रावधान है जिसके तहत किसी साक्षी से उसकी चीफ एग्जामिनेशन में मुख्य लीडिंग क्वेश्चन किए जा सकते हैं न्यायालय की अनुमति से? धारा 154 फर्स्ट टाइम 154 विटनेस। उसमें साक्षी से लीडिंग क्वेश्चन पूछने की अनुमति ली जाती है। वो कारण बताए जाते हैं कि साक्षी इन दस्तावेजों का, इन फैक्ट्स का सपोर्ट ली कर रहा है, तो कोर्ट की परमिशन से लीडिंग क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब लीडिंग क्वेश्चन आप एग्जाम्पल दे के बताएं कि लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, किस तरह के क्वेश्चनों को आप लीडिंग क्वेश्चन हम नहीं समझते, आप समझाइए हमें कि लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं। इस केस में ही बताइए, एक व्यक्ति ने जो है बी को चाटा मारा। लाठी मारी, चाटा मारा, असली गालियाँ दी, जो भी आप, ये आप अपना कोई केस बना लीजिए, आप लीडिंग क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करें। लीडिंग क्वेश्चन की डेफिनेशन क्या है? क्वेश्चंस सजेस्टिंग एन आंसर। सर तो मैंने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम किया कि सामने वाले पार्टी के पास हाँ या ना बोलने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, और जो सवाल मैंने पूछा है उसमें अगर वो हाँ भी बोले तो वो वही आंसर निकल के आ रहा है जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। कृतिका जी, आप हमें लीगल एड के तहत समझाइए, हमें कुछ नहीं पता है इसके बारे में, समझाइए। लीडिंग क्वेश्चन क्या है? आप एक बना के बताइए लीडिंग क्वेश्चन। वी आर जस्ट अ विलेजर्स। मुझे धर्मेंद्र जी ने लाठी से मारा है, तो उस पर लीडिंग क्वेश्चन क्या होना चाहिए? और ये नहीं बता रहे हैं कि आप बार बार पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि आपको किससे मारा, आप किससे मारा, आप नहीं बता रहे हैं, तो मुझको क्या क्वेश्चन करना चाहिए जिससे ये आंसर दे सके? तो क्या ये मैं मान लूँ कि आपने इनको लाठी से मारा था? ये इनको धर्मेंद्र जी ने आपको इस समय पर लाठी से मारा था। क्या क्वेश्चन है? हाँ या ना बोलिए। हाँ, यस सर, लीडिंग क्वेश्चन। और सर अच्छा बना के बताएंगे सर, और इसको और अच्छा बना के बताएंगे सर, एक आप बताइए। जैसे किसी भी इंसिडेंट में आप पूछें, यदि हथियार का नाम है या किसी भी कोई भी एक्ट है उसके संबंध में आप पूरा, जब लीडिंग क्वेश्चन की आप एक बार अनुमति ले ली है, तो 161 के बयान में, FIR में उसने जहाँ जहाँ भी जिस प्रकार से लिखाया है आप उसको स्पष्ट पूछेंगे, देखो भाई आपको रामवीर ने या फलाने व्यक्ति ने तलवार से मारा था, वो कहेगा हाँ, उसे ध्यान आ जाएगा। आपके साथ में इस प्रकार की गालियाँ दी थी, पूरा पढ़ के बताएंगे, उसके बाद उसको हाँ नाम में वो अपना उत्तर दे, हाँ ध्यान आ जाएगा। वैसे अपन सामान्यतः ये पूछेंगे, देखो भाई कितने समय की पहले घटना है, क्या हुआ था, किससे मारा था तुमको, इस प्रकार के क्वेश्चन उसकी चीफ एग्जामिनेशन। अगर वो उत्तर नहीं दे रहा है तो प्रोसिक्यूटर के पास भी लीडिंग क्वेश्चन करने का हक है, तो वो कहाँ पे है? 154 जो आपने डेफिनेशन बताई थी। हाँ, उसके बाद अपना जो ट्रायल चल रहा है उसका जो है अभियोजन के सारे प्रोसिक्यूशन के गवाह हो चुके, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुई? किसी केस में कोर्ट में कोई भी मजिस्ट्रेट ट्रायल के समक्ष वारंट मामला चल रहा है, मजिस्ट्रेट ट्रायल कर रहा है, तो अभियोजन ने अपना मामला अपने 10 साक्षी करा करके कहा हमारे साक्षी पूरे हुए। उसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा न्यायाधीश के पास? एविडेंस फॉर डिफेंस। हाँ, डिफेंस में फिर डिफेंस अपने एविडेंसेस प्रोड्यूस करेगा, और उसके बाद सेक्शन 200 नहीं, डायरेक्ट जो है डिफेंस है, मुलजिम बयान नहीं है इसके बीच में, जैसा आपने बताया था अभियुक्त का 313, यस सर, बीच में 313 में भी एग्जामिनेशन किया जाएगा अक्यूज्ड पर्सन का, जो कि ओथ पे नहीं की जाएगी। ठीक है। और उसके बाद वी विल एंटर इनटू द डिफेंस, जहाँ पर डिफेंस अपना एविडेंसेस प्रोड्यूस करेगा।
उन सारे दस्तावेज़ों को देखकर, उन सारे एविडेंसेस को देखकर कोर्ट या तो अक्विटल या कन्विक्शन का डिसीजन सुनाएगा। और उसके बीच में कोर्ट जो है वो एक लेटर डेट भी सेट कर सकता है जहाँ पर जो कन्विक्टेड पर्सन है, इन केस ऑफ कन्विक्शन, कन्विक्टेड पर्सन को क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे सुना जाएगा। अच्छा, Section महिला अपराधों के संबंध से क्या समझती हैं आप? और आप एक कानून की छात्रा हैं, आपको महिला को क्या कानूनी जो प्रावधान वर्तमान में मिले हैं वो पर्याप्त हैं या अपर्याप्त है? क्या स्थिति है या किसी धारा का दुरुपयोग हुआ है आप मानती हैं, जिसमें आपने अभी तक पढ़ा आईपीसी में? वो कौन सा? सुप्रीम कोर्ट ने कोई धारा को लीगल टेररिज्म वगैरह बोला है? जी, किस धारा को, किस सेक्शन को बोला है? सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पीनल कोड। क्या है 498A? क्रूएल्टी। बताइए आप। सर, अगर वुमेन के साथ कोई ऐसी, उसके इन लॉज ने कोई ऐसा एक्ट किया, हस्बैंड या रिलेटिव ऑफ हस्बैंड्स ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज, कोई ऐसा एक्ट किया है जिससे उसके बॉडी को, उसके हाथ पैर को, उसके लिम्ब को, ऐसे उसमें टर्मिनोलॉजीज यूज़ की गई है, डेंजर है, या फिर उसको कोई ऐसी धमकी दी गई है रिलेटेड टू एनी डाउरी, डिमांड ऑफ एनी डाउरी और एनी काइंड ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो उस सिचुएशन में ये माना जाता है कि वो उस पर क्रूएल्टी की गई है। और कोर्ट जो है इसमें जो कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि लोगों, उसके जो रिलेटिव हैं, उसने या हस्बैंड के फैमिली है, उसने उस पर क्रूएल्टी की है। एक पति पत्नी और- है, जी। वो एक मकान में रहते हैं, उनके पड़ोस में एक जो व्यक्ति है वो रहता है, पड़ोसी है, और उस व्यक्ति का बहुत अच्छा मित्र है, जो पड़ोसी है पति का बहुत अच्छा मित्र है। लड़की के कुछ इश्यू नहीं है, पत्नी के कुछ इश्यू नहीं है, पड़ोसी की पत्नी उसे ताना मारती है कि हम तो कह रहे हैं कि दूसरी शादी कर लो, अभी तक तुम्हारे बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, क्या ये क्रूएल्टी मानी जाएगी? नहीं सर। क्या अगर सास कह रही है क्रूएल्टी कितने तरीके से हो सकती है? अगर सास कह रही है कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, दूसरी शादी कर लो, क्रूएल्टी मानी दिस जाएगी? इज क्रूएल्टी कैसे? सर, बिकॉज cruelty can not just be committed by the husband but also by ये in-laws. फिजिकल क्रूएल्टी हुई कि मेंटल क्रूएल्टी हुई? This is mental cruelty. Cruelty can be of two types, physical cruelty और mental cruelty. प्रॉब्लम ये है सर कि आज तक मेंटल क्रूएल्टी को कैसे असेस किया जाए, इस चीज़ को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो कोई भी सेक्शन 14 में मेंटल क्रूएल्टी प्रूव नहीं कर सकते, सेक्शन 14 एविडेंस एक्ट। सर, वहाँ पर सिर्फ रेलेवेंसी की बात बताई गई है, तो वहाँ पर हाँ रेलेवेंसी के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है जो भी स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग। बॉडीली फीलिंग। यस व्हाट इज बॉडीली फीलिंग? प्लीज एक्सप्लेन बॉडीली फीलिंग। Bodily feeling and state of mind. Sir, bodily feeling essentially refers to physical feelings. Let's say there has been some physical torture, then it will constitute as bodily feeling. State of mind is what we can say to be mental thing, something that is mental in nature. तो mental cruelty उसके conduct से या मेडिकल रिपोर्ट्स, अगर कोई डिप्रेशन का रिपोर्ट है, इन चीज़ों से ये मेंटल क्रूएल्टी असेस की जा सकती है। कृतिका जी, एक चीज़ बताइए, आपने अभी ये कहा कि मेंटल क्रूएलिटी को एसेस करने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ें हैं नहीं जिसके और आप अभी कह रहे हो डिप्रेशन रिपोर्ट, तो एक चीज़ बताइए, कोई भी ऐसे 5 सजेशन दीजिए जिससे कि सही तरीके से एक्सेस किया जा सके मेंटल क्रूएल्टी। मेंटल क्रूएलिटी। आप सजेस्ट करें। सर, उस पर्टिकुलर वुमेन के जो बहुत नियर के फ्रेंड्स हैं या जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको बहुत ही अच्छे से एग्जामिन करने की ज़रूरत है। नॉट जस्ट द पर्सन्स हु आर रिलेटेड टू हर ब्लड रिलेशंस हो, बल्कि फ्रेंड्स, क्योंकि सर ऐसा कई बार होता है कि एक वुमेन अपने ब्लड रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से कुछ बात शेयर नहीं कर पाती है, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स से
जो कि उसके बहुत क्लोज है वो शेयर कर लेती है। बहुत मुश्किल बात कह रही है यार, माँ बाप से ही लोग शेयर करते हैं, दोस्तों से ना शेयर करते हैं। आजकल की जनरेशन इस तरह की है कि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपनी माँ से शेयर ना करने की बजाय अपने दोस्त से शेयर करेंगी। आप अपने ऊपर बोलिए। हाँ सर, कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हो हैं, ठीक सकती है। नेक्स्ट। सर प्लस डॉक्टर्स के रिपोर्ट को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। अभी आपको क्या लग रहा है, अभी नहीं ले रहे सीरियसली? आपसे सजेशन मांगे। अच्छा ये बताइए, कोई पति अपनी पत्नी को मारपीट यानी गालियाँ बकरा और पत्नी अगर उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेती है यस। तो क्या वो एविडेंस माना जाएगा क्रूरल्टी का? हाँ सर। कहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की ग्राह्यता के संबंध में बताइए, एक अच्छा क्वेश्चन आया है। किस प्रकार से वो क्या एडमिसिबल है? सर सेक्शन 85B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब 85 बी कि जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रेजेंट किया जाएगा कोर्ट के सामने तो कोर्ट उसकी जेन्युइननेस, कोर्ट शैल प्रिज्यूम द जेन्युइननेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एविडेंस। तो इसका जो एविडेंशियरी वैल्यू होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि यहाँ पर शैल प्रिज्यूम यूज़ किया गया है। सही। क्या उसके एविडेंस एक्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है, कोई दस्तावेज है, उसके ग्राह्यता के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत है या जी। कुछ क्या है वो थोड़ा सा आपको? सर सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की ग्राह्यता के बारे में कुछ प्रावधान बताता है। जैसे कौन दे सकता है, कि कैसे क्या होता है वो? जैसे सपोज आपने कोई चीज़ आपके अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं या कोई CDR है या कहीं से कुछ आपने CCTV फुटेज लिया, तो कैसे उसको दे सकते हैं? हम नहीं समझते हैं, आप समझिए। एविडेंस एक्ट में 65B के जो सर्टिफिकेट दी जाएगा, किसके द्वारा दिया जाएगा? क्या थाना प्रभारी उसको दे देगा 165B लिख करके और उसको कोर्ट मान लेगी और CCTV फुटेज लगा देगा और 165B दे तो रहेंगे? एग्जामिनर ऑफ कई मामलों में से लगे कैसे रहेगा? सर डिजिटल सिग्नेचर या उनकी अगर बात करें तो जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी रहती है, उनके द्वारा अगर सर्टिफिकेट इशू किया जाए तो उसको उसकी एविडेंशियरी वैल्यू कंसिडर की जाती है कोर्ट में। और 65B में ये भी प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि जिस कंप्यूटर रिकॉर्ड से वो बातें प्रेजेंट की गई है वो कंटिन्यूसली यूज़ में होना चाहिए वो कंप्यूटर, प्लस एक सर्टिफिकेट फॉर्म होता है उसके बाद और उस सर्टिफिकेट को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है। सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट प्रोविजन और एग्जैक्ट थिंग्स रिटन अंडर इट, बट वहाँ पर एक सर्टिफिकेट का प्रावधान है और कंटिन्यूसली यूज़ में वो कोई भी आउटडेट। 65B के संबंध में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य दी जाती है, कोई भी CCTV है या कोई भी जैसे CD प्रस्तुत की या कोई भी आपने जो अपना अगर दस्तावेज या CD आपने वीडियो रिकॉर्ड किया कोई भी अपने मोबाइल से, अगर आप मूल रूप से उसी मोबाइल को जब्त कराते हो, देते हो पुलिस को, तब आपको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसकी आप पेन ड्राइव में ले करके या CD बनवा करके देती है तो वो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में हुआ और सेकेंडरी जो दस्तावेज के रूप में अगर उसको आप न्यायालय के सामने प्रूव करवाना चाहते हो तो 65B का प्रमाण पत्र उस व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा जिसके जिसके अंडर में वो मशीन काम कर रही है। जैसे डिवाइस आपके मोबाइल आपका है तो आप देंगे या जो CCTV फुटेज लगे हैं जिसने लगवाए हैं वो देगा। ये जो आप जिसका डेटा लेना चाह रही हो, जिसके अधीन जो देने के लिए वो व्यक्ति सक्षम है, वो उस व्यक्ति का सर्टिफिकेट लगेगा कि इस जो मेरा कंप्यूटर है या जो भी मेरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो प्रॉपर काम कर रही थी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया था और इस प्रकार से वो बिल्कुल सही है, इस बात का प्रमाण पत्र वो बना कर देगा जिसको थाना प्रभारी प्राप्त कर देगा अगर सेकेंडरी उसमें दे रहे हैं। अगर मूल रूप से जिसमें कोई चीज़ रिकॉर्ड हुई है वही जब्त कर लेते हैं, वही PC जब्त करते हैं तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सेकेंडरी उसमें ले जाते हैं अपन CD बनाए के या पेन ड्राइव लाए के, तब जो देना पड़ेगा उसका, ये उसका प्रावधान है। तो नया कंसेप्ट है
और इसके संबंध में अर्जुन पंडित बादल लेटेस्ट कोई आया है, बीच में ये हुआ कि कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब ये मैंडेटरी है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की एडमिसिबिलिटी के लिए 65B का सर्टिफिकेट परम आवश्यक है। अच्छा, एक बात बताएं आप, कोई भी गूंगा बहरा व्यक्ति है वो अपना साक्ष्य दे सकता है क्या? कहाँ प्रावधान है इसका? डम विटनेस। यस, सेक्शन 119 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। कैसे देगा वो अपना साक्ष्य? सर वो कोई भी जेस्चर्स करके दे सकता है और उसके एविडेंस को एज ए ओरल एविडेंस कंसिडर किया जाएगा, जो कि एक सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे काम करेगा। अच्छा, कोई एक पुलिस अधिकारी बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन में जब कोर्ट में उसकी ट्रायल चल रही होती है तो बड़े महत्वपूर्ण राज को न्यायालय के सामने एकदम से बताता है जी। और बताता है, जब डिफेंस लॉयर जिसको आजीवन कारावास की सज़ा होती है तो वो भी अपना सामान्यतः है उसको राइट बनता है कि नहीं बनता है कि वो भी प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन करे। तब किसी व्यक्ति जो थाना प्रभारी है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उससे क्वेश्चन डिफेंस लॉयर करता है कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली कि एक्यूज्ड द्वारा इस तरह का क्राइम किया जा रहा था। वो थाना प्रभारी कोर्ट में वकील को देने से बताने से मना करता है, डिफेंस लॉयर उस पर दबाव बनाता है। तो जज साहब को क्या करना चाहिए? क्या जज साहब को वकील डिफेंस लॉयर की बात मान लेना चाहिए, या जो विवेचक अपना कह रहा है कि मैं इसका नाम नहीं बता सकता तो उसकी बात मान लेना चाहिए, या इसके संबंध में एविडेंस एक्ट में कहाँ प्रावधान है? सर इस सिचुएशन में जज साहब को उस डिफेंस लॉयर को वहीं पे रोक देना चाहिए, क्योंकि ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के अंदर आता है। किस सेक्शन? 125 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहती है? कि किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये बताना ज़रूरी नहीं, ये ही कैन नॉट डिस्क्लोज। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऐसा लिखा हुआ है? नो सर, नो पर्सन शैल बी compelled before the court to disclose whence he got the information regarding commission of that particular crime, कि उसको वहाँ से इसको मुखबिर इन्फो, अगर इनफॉर्मल टर्म्स में बोला जाए तो मुखबिर इन्फो के नाम से ठीक भी। है, आपने बड़ी अच्छी चीज़ बताई थी कुछ समय पहले कि मीडिएशन करके एक बड़ी अच्छी चीज़ बताई थी। ये श्री राम पांचू जी के बारे में जानती हैं? जी, कौन है? ये रिटायर्ड एडवोकेट जस्टिस, Advocate रिटायर्ड कैसे जस्टिस है retired सर, होता है? रिटायर्ड जस्टिस, सॉरी सर, रिटायर्ड जस्टिस ऑफ। अच्छा, एक बात बता, जस्टिस है, श्योर यस यस श्योर है आप? तो मीडिएशन से कैसे रिलेशन है इनका? सर वो अभी जो राम जन्मभूमि वाला मामला हुआ था, राम जन्मभूमि का जो डिस्प्यूट हुआ था, उसमें आफ्टर बिफोर कोर्ट ने वो मैटर मीडिएशन के लिए रिफ़र किया था। उसमें एक बॉडी बनाई गई थी मीडिएशन के लिए, जिसमें शिशी रविशंकर वाज आल्सो वन ऑफ द मीडिएटर्स, श्रीराम पंचू वाज आल्सो वन ऑफ द मीडिएटर्स, एंड थर्ड वन सर आई डोंट रिमेंबर द नेम राइट नाउ। उल्टा बोल दिया। श्री राम पांचू जी रिटायर्ड जस्टिस नहीं, रिटायर्ड जस्टिस से ये थे आपके ये आपके सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे ना, क्या नाम है उनका? अभी मैं नाम मेरे का किसके नहीं किस मामले? राम जन्म वाले में वो थे श्री राम पांचू साहब, सीनियर एडवोकेट एडवोकेट थे। थोमा ये मुस्लिम थे, कासिम करके था, कुछ ऐसा नाम था। हाँ कुछ अच्छा सा नाम था उनका, राम जन्म वाले 3 लोग थे। ठीक और धारा 164 CRPC के संबंध में बताइए। 164 CRPC स्टेटमेंट्स मेड टू अ मजिस्ट्रेट, 164 में मजिस्ट्रेट के सामने कौन 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 देगा या कौन दे सकता है? अक्यूज्ड पर्सन। ओनली? हाँ, अगर आप श्योर है तो श्योर। यस सर, अक्यूज्ड पर्सन के स्टेटमेंट्स जो हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किए जाते हैं, स्टेटमेंट्स प्लस कन्फेशंस। कौन सा मजिस्ट्रेट होता है? सर एनी मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अच्छा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, आप श्योर? यस,
कुछ ऐसी अपवादजनक परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं मिल पाता है, तो क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकते हैं वहाँ पर? सर 164 के प्रोविजंस में सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात की गई है। उसमें क्वालिफाइंग वर्ड्स ये हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी कि उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन हो, वेदर और नॉट ही हैज़ जुरिस्डिक्शन और नॉट, बट ही हैज़ टू बी अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ओनली। अच्छा, आपने एक चीज़ बताई थी 164, आप आराम से रिलैक्स होकर सोचिए। 164 के जो बयान लिए जाते हैं, बिल्कुल सही है आपका कहना, वो एक्यूज से दे सकता है कोर्ट के सामने, वो स्वीकृति होती है। तो जज साहब किस प्रकार से लेंगे, किस प्रकार से उसको समझाएंगे? क्या वो गया बयान देने के लिए जज साहब तुरंत लिख लेंगे या उससे कुछ कहेंगे? नहीं क्या? सर 164 का आधार ये है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि जो पर्सन की स्टेटमेंट ली जा रही है वो वॉलेंटरी हो। तो सबसे पहले जज साहब को ये उसको समझाने की ज़रूरत है कि तुम जो अभी स्टेटमेंट्स बोलोगे वो तुम्हारे खिलाफ प्रोसीडिंग्स में यूज़ की जा सकती है। सो दैट पर्सन मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ दिस थिंग कि इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू। सो वट एवर यू आर सेइंग यू मस्ट से इट वॉलेंटरीली, देयर इज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन यू एंड यू मस्ट बी स्पीक इट वॉलेंटरीली। अब लेटेस्ट जो 2013 के बाद अमेंडमेंट हुआ है, जी उसमें FIR लिखने के बाद खास करके महिला संबंधी अपराधों में आपने बताया केवल एक्यूज्ड ही के ही 164 में बयान होते हैं। तो आप एक बार पुनः सोचें, क्या फरियादी पक्ष के भी बयान होते हैं क्या 164 में? CRPC नए प्रावधानों के तहत और शुरू से भी 164 के लिए पीड़ित के भी जो फरियादी पक्ष है वो भी अपने बयान दे सकती है। वहाँ पर भी नोट लगाए जाएंगे और सिंपल रूप से जैसे 161 के बयान IO लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लेते हैं, 164 में भी कोर्ट के समक्ष जाकर के तभी बयान लिए जाएंगे जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या पुलिस अधिकारी कोर्ट में ले जाएं, ठीक है। और उनको खास करके जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के मामले हैं, पॉस्को के मामले हों या 354, 376 किस प्रकार के मामले हों, उसमें मैंडेटरी हो गया है कि 164 के बयान किसके हों? पीड़ित के। यहाँ पे तो आरोपी नहीं है, ठीक है। तो ये मैंडेटरी भी हो गया है। तो ये नए और अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन जो नए अमेंडमेंट हुए हैं 2013 के बाद, खास करके निर्भया केस के बाद, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद क्या वो 164 के बयान जो जज साहब ने लिए और 161 के पुलिस अधिकारी ने लिए, ये तो आप बिल्कुल राइट है, आप समझ रही हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो 164 के जज साहब ने लिए। अब इन दोनों बयानों में किसकी वैल्यू अधिक है या समान है? और 164 के बयान क्यों मैंडेटरी किए हैं? क्या 164 के अधिक श्रेष्ठ हैं? आप क्या समझते हैं इसके संबंध में थोड़ा बताएंगे? सर 164 के बयान जो होते हैं वो उनकी एविडेंशियरी वैल्यू ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। 164 में सर स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड किए जाते हैं, कन्फेशंस भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। कन्फेशन ओथ पे नहीं होता है, लेकिन स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो ओथ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो एविडेंशियरी वैल्यू 164 के स्टेटमेंट्स की 161 के कंपैरिजन में बहुत हाई है। और ये प्रिज्यूम किया जाता है कि हो सकता है जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने किसी तरीके का दबाव बनाया होगा या किसी तरीके से इन्फ्लुएंस किया होगा स्टेटमेंट करने वाले व्यक्ति को। तो इसलिए एविडेंशियरी वैल्यू की बात अगर कहीं की जाए तो वो 164 की कहीं ज़्यादा है। अच्छा, आप ये बताइए साक्ष्य कलेक्शन किस एजेंसी का काम रहता है? साक्ष्य संग्रहित कर, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कलेक्शन ऑफ एविडेंस पुलिस का है। जुडिशरी का काम क्या है? इंक्वायरी, समटाइम्स इंक्वायरी और मेनली ट्रायल कंडक्ट कराना। ट्रायल में वो जो साक्ष्य जाती है उस साक्ष्य का क्या करते हैं? एग्जामिन, वैल्यूएशन जी, उसकी एग्जामिन करते हैं कि जो साक्ष्य करेक्ट की है। तो क्या जुडिशरी को आप ये मान रही हैं कि ये साक्ष्य कलेक्शन की एजेंसी बन गई है? मेरे कहने का आशय ये है, एविडेंस की वैल्यू 161 और 164 की इक्वल है। जी,
कई मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये निर्धारित किया गया है, एक समान रहती है। अगर 164 में कोई भी पीड़िता अगर मना कर देती है किसी भी इंसिडेंट्स के बारे में और 161 में कहती है कि मेरे साथ हुआ है, भले ही उसके साइन नहीं होते हैं आयु के हैं, लेकिन सीआरपीसी में इसको भी समान अधिकार है, एक समान रहता है। 164 के बयान का प्रावधान इसलिए किया गया है कि कई मामलों में देखा गया था कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ या कहीं न कहीं अच्छे से काम ना कर रहे हैं, इस प्रकार का आक्षेप लगते थे। तो इस प्रकार से एक सीआरपीसी में अमेंडमेंट किया कि आईओ को अपने इन्वेस्टिगेशन की मामले में एक सही प्रॉपर दिशा मिल सके, कोई भी फैक्ट छूट ना सके, इससे कोर्ट का थोड़ा सा मामला नज़र में रहे, कोर्ट की ज्ञान में रहे, नॉलेज में रहे। जनरली तो कोर्ट के नॉलेज में कितना था कि मामला दर्ज हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले कोर्ट इसके साथ आप ये बताएंगी, इसको तो जब मैं समझ में आ गया ये सब Yes. बात जी। एक बराबर रहती है, कोई अंतर नहीं रहती है। लेकिन कोई मामला थाने में दर्ज हुआ है, एफआईआर जो शुरू की बात थी, कोर्ट को कब पता चलेगा? क्या पता ही नहीं चलता है, या कब पता चलता है कि मामला मेरे क्षेत्राधिकार वाले थाने में वो पता चलेगा? तो कब पता चलेगा? सबसे पहले जब रिपोर्ट प्रेजेंट की जाएगी। नहीं, आप तसल्ली आराम से सोचिए। जैसे एक पीड़ित पक्ष ने, कोई भी महिला है, कोई भी पुरुष है, उसके साथ लूट हुआ, डकैती हुआ, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस हुआ, जीवन से संबंधित अपराध हुआ और एफआईआर दर्ज हो गई, तो क्या कोर्ट को उसी समय पता चलेगा जब चालान पेश किया जाएगा, वो संज्ञान लेगा, या उससे पहले कोई जानकारी मिलती है? सीआरपीसी में आपको प्रावधान याद आ रहा है? 154 में एफआईआर लिख गई, 155 में क्या प्रावधान, 156, 157 में क्या है? 157 सीआरपीसी क्या कहती है? 24 आवर्स के अंदर उनको प्रेजेंट करना है क्या मजिस्ट्रेट के चीज़? सामने, क्या? अपराधी को। और वहाँ पर 157 सीआरपीसी में सर रिमांड फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 55, 56, 57, 58, 59 लगातार जो सेक्शन है ना, इनमें 157 में एक कॉपी कोर्ट को भेजी जाने के लिए कोई भी एफआईआर लिखी जाती है ना, उसकी 158 अतिशीघ्र यस एक कॉपी कोर्ट को भेजी जाती है, तो कोर्ट को उसी समय जब एफआईआर लिख ली जाती है उसी समय पता चल जाता है, ये कॉपी जाती है कोर्ट में। अगर वो कॉपी भी जैसे 8 बजे, दिन के 8 बजे एफआईआर लिख रहे हैं, अगर शाम तक नहीं पहुंचती है, दूसरे दिन पहुंचती है, तो उसका लाभ एक्यूज्ड को मिल सकता है। तो उसमें लॉ में प्रावधान है, सीआरपीसी में प्रावधान है अतिशीघ्र दूरी की। अब दूरी या 150-200 किलोमीटर तो बात अलग है, लेकिन अतिशीघ्र पहुँचाई जाए, ठीक है, जी। उसके अनुसार मॉनिटरिंग होता है। अच्छा, कोई भी अपराध की रिपोर्ट की गई, किसी भी व्यक्ति द्वारा थाने में रिपोर्ट की गई, तो उसके बाद क्या हर स्थिति में उसको 173 में ही मतलब चालान ही पेश करना पड़ेगा? क्या आप समझती हैं? मतलब उसके खिलाफ क्या क्या पुलिस को राइट है उस मामले में? किसी व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट कर दी कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ या ये अपराध किया है, एक्सीडेंट किया, चोरी की, कुछ भी किया, और पुलिस उसमें क्या क्या पा सकती है, क्या क्या रिपोर्ट लगा सकती है कोर्ट में सीआरपीसी? सर अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो उस सिचुएशन में सर जो कंप्लेंट का डेफिनेशन हम पढ़ते हैं उसमें ये भी लिखा हुआ है कि पुलिस ऑफिसर को कंप्लेनेंट के जैसे ट्रीट किया जाएगा अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चलता है कि जो ऑफेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल नेचर का है। तो नॉट जस्ट रिपोर्ट बट एक कंप्लेंट केस भी हो सकता है फर्स्ट प्रोविजन के अकॉर्डिंग 190 के ए के अकॉर्डिंग। बी इज़ रिपोर्ट एंड द थर्ड प्रोविजन इज जहाँ पर मजिस्ट्रेट खुद कॉग्निजेंस, मजिस्ट्रेट के बाद खुद अगर कोई इंसान जाके कंप्लेंट कर सकता है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे कॉग्निजेंस हो सकता है। हाँ, वो संज्ञान ले लिया, जी। वो आप अपनी जगह बता रही हैं, ठीक है। उस प्रकार से जैसे कंप्लेंट वाले मामले हैं तो वो अलग हैं, और संज्ञान संज्ञेय अपराध अलग हैं। मेरा ये कहना है कि कोई व्यक्ति
रिपोर्ट लिखाता है कि आज रात के 12 बजे मैं अपने घर के नीचे बाहर मोटरसाइकिल रख करके सो गया और मेरी मोटरसाइकिल को कोई व्यक्ति ले गया। अब उसको नहीं पता है कौन ले गया और रिपोर्ट लिखाता है, तो उसकी रिपोर्ट आपने बताया 154 में प्रथम सूचना प्रतिवेदन पुलिस लिख लेगी, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ लिख लेगी। अब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस जाएगी, उसके घर जाएगी, उसके आसपास देखेगी, सीसीटीवी फुटेज तलाशेगी, कोई व्यक्ति निकलते हुए दिखा है। लेकिन पुलिस ने देखा एक व्यक्ति निकलते हुए दिखा, लेकिन पूरी तरह से कवर्ड था, उसका मुंह चेहरा ढका हुआ है और पता नहीं चल रहा है कौन व्यक्ति है। तो क्या हर हालत में उसको फिर भी मतलब एवरी सिचुएशन में उसको चालान ही लगाना है, वो व्यक्ति को ढूंढना ही है, या जे आप और क्या प्रावधान है? मेरा कहने का आशय सर है आइडेंटिफिकेशन, मतलब पुलिस के पास ये सब प्रावधान है कि वो मामले को पा करके व्यक्ति अपराधी मिल जाता है तो उस अपराधी के जो सबूत मिलता है उस सबूतों को लेकर के उसको सजा दिलाने के लिए अभियोग पत्र पेश कर सकती है, चालान लगा दिया। अगर पुलिस पाती है कि ये व्यक्ति द्वारा जो रिपोर्ट की गई है ये असत्य रिपोर्ट की गई है तो उसके विरुद्ध खारिजी लगा सकती है, यानी असत्य रिपोर्ट की गई है और मामला बनता ही नहीं है, लोक सेवक को असत्य सूचना दी गई है तो उसके खिलाफ खारिजी लगाएगी। या अगर ये पाती है कि मामला तो हुआ है लेकिन इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है तो खात्मा लगाएगी। जी। मैं इसके संबंध में पूछ रहा था, ये भी पुलिस को राइट है। जी सर। पुलिस किसी मामले की FIR हुई है तो जरूरी नहीं है कि हर मामले को वो चालान ही लगे, चार्जशीट ही पेश करें। जी सर, पर हाँ कई मामले इस प्रकार के आ रहे हैं ना कि जो लोग असत्य रिपोर्ट करा रहे हैं तो उसमें पुलिस को ये राइट है कि पुलिस उसके अगेंस्ट भी साक्ष्य प्राप्त कर सकती है। अच्छा कृतिका जी, एक चीज़ और बताइए, ये 161 के स्टेटमेंट क्या होते हैं? जो those persons who are considered to be acquainted with the incident, उन लोगों के वहाँ पर उस लोकेलिटी में जाके जब पुलिस लोगों को विटनेसेस को एग्जामिन करती है 161 के अंदर। Who were those persons? सर आसपास के नेबर्स हो सकते हैं या उस लोकेलिटी में जो भी लोग हैं जिन लोगों उन को व्यक्तियों की खासियत क्या होना चाहिए, मतलब कैसे होने चाहिए? 161 के स्टेटमेंट किन व्यक्तियों से दिए जाएंगे? सर हो सकता है जो पीड़ित व्यक्ति है वो FIR लिखवाने नहीं गया होगा तो उसके साथ जो लोग गए थे या साक्ष्य और परिस्थितियों से परिचित जी सभी व्यक्ति। जी। अच्छा, उन्होंने एक बार अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी, अब उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होगी? सर एक बार उनके जब एविडेंसेस उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं तो उसके ही नीचे 162 में ये प्रोविजन दिया हुआ है कि दोज स्टेटमेंट्स मस्ट नॉट बी साइंड। तो वो जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं उनकी जो एविडेंशियरी वैल्यू होती है वो सिर्फ इसलिए है कि वो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज़ की जा सकती है। कॉर्पोरेशन के लिए यूज नहीं किए जाएंगे? सर वहाँ पर तो प्रोविजन में यही बात लिखी हुई है कि कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज़ की जा सकती है एज अंडर सेक्शन 145 ऑफ अच्छा, ये जो इंडियन। हॉस्टाइल विटनेस होता है इसकी क्या होती है एविडेंशियल वैल्यू? हॉस्टाइल विटनेस की एविडेंशियरी वैल्यू का नेचर बहुत स्ट्रांग नहीं होता, इट्स नॉट अ सब्सटैंटिव एविडेंस, इसको बहुत ज़्यादा कॉशन के साथ लेने की ज़रूरत होती है। डिस्कार्ड कर देना चाहिए, आप ऐसा नो मान सर, रहे हो? नो सर, इट कैन बी कंसिडर्ड, इट कैन बी रिलाइड अपॉन, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉशन के साथ और अदर कोरोबोरेशंस के साथ। जस्ट बिकॉज वो हॉस्टाइल हो गया तो उसको डिस्कार्ड कर देना इज़ नॉट प्रूडेंट ऑन द पार्ट ऑफ द जज, लेकिन उसको कंसिडर किया जा सकता है बट विथ ड्यू कॉशन एंड 154 कोरोबोरेशन। क्या है? 154 clause 2 amended provision है सर। क्या है? कुछ एविडेंशियल वैल्यू को लेकर ही कुछ बताया गया है? हाँ, यही बात लिखी गई है कि द स्टेटमेंट द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु टर्न्ड हॉस्टाइल कैन बी रिलाइड अपॉन। उसको उसकी टेस्टिमनी को सीधा डिस्कार्ड नहीं किया जाना चाहिए। चैलेंज कृतिका जी? नहीं सर, थैंक यू। अच्छा, एक व्यक्ति का ट्रायल चला और वो व्यक्ति गांव का देहात का रहने वाला है, उस पर आरोप था कि उस व्यक्ति ने नामक व्यक्ति ने बे व्यक्ति को चाकू मार दिया और उसको जज साहब 3 साल की सज़ा सुनाने वाले हैं। सज़ा से पहले एक प्रावधान रहता है सज़ा के प्रश्न बिंदु पर पूछने का।
उस व्यक्ति से पूछा जाता है, वो व्यक्ति कहता है कि श्रीमान जी मुझे नहीं पता था कि एक चाकू मारने का कि 3 साल की सज़ा है, और मुझे पता ही नहीं था इस चीज़ का, बिल्कुल ज्ञान नहीं था। और अगर ऐसा मुझे पता होता तो मैं ऐसा अपराध मतलब इस तरह का कृत्य नहीं करता। तो जज साहब को क्या करना चाहिए? तो गांव का व्यक्ति है, वो बिल्कुल हकीकत में नहीं जानता है। सर इग्नोरेंस ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है, तो इस बात को कंसिडर करना या नहीं किया जाना चाहिए। इसी उस पॉइंट को लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय ने किसी बिंदु पर कार्य किया है, किस संस्था का किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है वो, और क्या कार्य किए जाते हैं। विधिक साक्षरता, लीगल एड। लीगल एड, जी तो लीगल एड की जो कंसेप्ट है ना, विधिक साक्षरता, जी वो इसी बिंदु पर आधारित है कि भारत में विधि की भूल क्षम्य नहीं है, तथ्य की भूल क्षम्य है। नहीं, हाँ जी आपने सही बताया जी। कि यदि कोई व्यक्ति ये कहता है बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा अपराध करके कि श्रीमान जी मुझे इस तरह का अपराध का ज्ञान नहीं था, हकीकत में उसे ज्ञान नहीं है, वो ऐसा कर देता है तो उसको क्षम्य नहीं किया जा सकता। अब चूंकि आज कोई भारतीय पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, उसमें इतने पॉक्सो एक्ट हैं, तमाम दुनिया भर के एक्ट बन रहे हैं, इसमें इतने आजीवन कारावास, डेथ तक की सजा है, और कोई व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है, तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको अपना दायित्व समझते हुए पूरे देश में विधिक साक्षरता का, तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो कानून का जानने वाला है कि वो विधि के बारे में, या लोगों को पता है कि भैया हमारे देश में इस प्रकार की विधि है, अगर कोई इस प्रकार का अपराध करेगा तो इस प्रकार की उसको सजा हो सकती है। तो उससे कम लोग अपराध के बारे में जानेंगे, जागरूकता रहेंगे, तो हो सकता है ऑफेंस ना करें। ठीक है कृतिका जी, अब थोड़ा सा लाइट मोड में चलती है ना, बहुत ज़्यादा हो गया CRPC, SIPC। सर कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर मे आई हैव सम वाटर? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली, थैंक यू सर। आप ही के लिए है वो। कृतिका जी, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? थैंक यू सर। सर मैं रायपुर की रहने वाली हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़। अच्छा, कभी यदि हम रायपुर आए तो आप हमें किन जगहों पर घुमाना पसंद करेंगे? सर अभी बहुत रिसेंटली नया रायपुर डेवलप हुआ है, वहाँ पर एक जंगल पूरे सफारी। छत्तीसगढ़ में बता दीजिए सर छत्तीसगढ़ में कि केवल रायपुर ही घुमाना है, बाहर नहीं लेकर जाएंगे। सर छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जगह है। छत्तीसगढ़ में जो बस साउदर्न पार्ट में एक ज़िला है बस्तर, दंतेवाड़ा बस्तर, वहाँ का दशहरा वर्ल्ड फेमस है। वहाँ पे 150 डेज़ का दशहरा होता है। अच्छा, तो वहाँ जो राज परिवार है वो दशहरा कंडक्ट कराता है, और वहाँ पे वर्ल्ड वाइड से टूरिस्ट्स आते हैं दशहरा सेलिब्रेट करने के लिए। और वहाँ पे बहुत सारी जानी मानी ट्राइब्स का भी बसेरा है बस्तर में। कोई 2-4 ट्राइब्स बताइए। सर जैसे वहाँ पर जो भील ट्राइब्स होती हैं उनका है, और अच्छा, MP में भी कहीं है क्या भील? अलीराजपुर। अलीराजपुर, अच्छा, केवल उसी जिले में रहेंगे वो? नहीं सर, और भी पार्ट्स में है, पर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, अभी मतलब MP मेजर हाँ। ट्राइबल पॉपुलेशन कंसिस्ट्स ऑफ भील्स इन MP। अच्छा, अभी सालसा के चेयरमैन कौन है, आपको जानकारी है क्या? स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नो सर, सॉरी सर। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कितनी महिला जजेस हैं? सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। Being a woman, you should also Yes. to be aware. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में कोई है वीमेन जजेस, आपको जानकारी हो यदि? यस सर, देयर आर 4 women justices in Supreme Who Court. are those? Honorable Justice Nagaratna, Honorable Justice Bela M. Trivedi, Honorable Justice Indu According to Malhotra. seniority, can you summarize them? Sir, the senior most is Honorable Justice Indira Banerjee. Then Justice Indu Malhotra, and then the other 2. Sir, I am not sure about the other 3. But the recently appointed judges are Justice Bela M. Trivedi and Honorable Justice Nagaratna. अच्छा, एक चीज़ बताइए, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के बारे में क्या जानती हैं आप? Sir, she has served as Justice of
हाई कोर्ट्स मतलब शी उनके बारे में कोई एक ऐसी स्पेसिफिक चीज़ जो कि और भी कई सारे जजेस से अलग करती है उन्हें? जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। नो सर। Presently, she is only a judge in Supreme Court who has Yes. been promoted from district judiciary. ओके। Subordinate judiciary से प्रमोट होकर गई है वो सुप्रीम कोर्ट तक। अन्यथा मैक्सिमम जो एडवोकेट्स जो होते हैं उनके चांसेस रहते हैं वो पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ से जो सिविल जज वगैरह से एडीजे, एडी से डीजे और फिर डिस्ट्रिक्ट जज से हाई कोर्ट जस्टिस से फिर सुप्रीम कोर्ट में तो कम पहुँच पाते हैं। तो जो एडवोकेट से पहुँचते हैं ना उनके पास थोड़ा सा एज रहता है, वो पहुँचते हैं, लेकिन तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर हम्म, अभी थोड़ा सा रोक देंगे हाँ, जो कि हाँ। काफ़ी समय हो गया है अभी, बिल्कुल। है ना? है क्या ये भी एग्जॉस्ट हो गई? हम्म, Can I stop?